नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 के चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि बेंगलुरु में एक तरफ जहां 26 पार्टियों के गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक में नेताओं का पहुंचना अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली एनडीए की बैठक में इंतजार हो रहा है। बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष ने मंथन के बाद गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया, इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और साथ ही यह भी तय हुआ है कि अगली बैठक मुंबई में होगी और तालमेल के लिए 11 नेताओं की कमेटी बना दी गई है। उसका ऐलान मुंबई में कर दिया जाएगा, लेकिन चेहरे और फॉर्मूले को लेकर आज कोई फैसला नहीं हो पाया है। उधर विपक्ष की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त प्रहार करते हुए इसे भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन आज करार दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इन पार्टियों पर जोरदार प्रहार किया। दूसरी तरफ विपक्ष दावा कर रहा है 2024 की लड़ाई संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई है। इसके लिए उन्होंने मिलजुल कर लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में 26 पार्टियों वाले विपक्ष का इंडिया 38 पार्टियों वाले एनडीए से लड़ने में कामयाब होगा। सवाल यह भी कि पक्ष और विपक्ष का जो शक्ति प्रदर्शन आज चल रहा है, उसमें कौन भारी पड़ रहा है। और सवाल यह भी कि क्या इंडिया नाम रखकर विपक्ष 24 की लड़ाई को मोदी बनाम इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। To save the democracy and constitution in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points in the resolution that will be circulated to you. Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together. ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं, इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। उनके पास नीति क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के अलावा इनके पास विकास का रोड मैप क्या है? देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। सिर्फ और सिर्फ गद्दी प्राप्त करने के लिए वहाँ होड़ है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन हो। कोई कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से रस्साकसी की स्थिति में उनका बेंगलुरु का बैठक हो रही है। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें। कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जुलाई को लखनऊ में माननीय अमित शाह जी से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अलायंस में ले आइए, कि राजभर जी से बात करके उनको साथ ले आइए और साथ मिलकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीते हैं।
तो 2024 की तैयारी है और शक्ति प्रदर्शन में कौन भारी है, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। लेकिन पहले अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। हमारे साथ बेंगलुरु से आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और दिल्ली, जहां एनडीए की बैठक होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस इंतजार किया जा रहा है, वो पहुंचने वाले हैं। वहां से आप देख रहे हैं नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, नाम इंडिया, काम मोदी को हटाना, जगह अगली मीटिंग की महाराष्ट्र, मुंबई तय, यही इस बार मोहर लगी है। आशीष, मेरी आवाज नहीं मिल रही है आशीष को, मैं इतना समझ पा रही हूं। मैं आशीष का रुख करूंगी, जरा आवाज ठीक करवाइए। तब तक जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किसी भी पल पहुंच सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार चल रहा है रोमाना, वो किसी भी पल पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा रूट लग चुका है। 4 बड़े नेता जो एनडीए के घटक दल हैं, जीतन राम मांझी, पन्नीर सेल्वम और इसके अलावा दूसरे जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, ये लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। स्वागत करेंगे, सीधे हॉल में ले जाएंगे, जो अंदर कलिंगा हॉल है अशोका होटल का, वहाँ ये मीटिंग अरेंज की गई है। इस मीटिंग में एक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जैसे ही मीटिंग शुरू होगी, अमित शाह स्वागत भाषण अपना देंगे, सबका स्वागत कराएंगे, सभी नेताओं का परिचय कराएंगे और एक जो इस एनडीए की बैठक का क्या एजेंडा है, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के माध्यम से आने वाले सालों में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में एनडीए का स्वरूप क्या होगा, इन सब विषयों पर एक विस्तृत जानकारी देंगे सभी सदस्यों को। और उसके बाद जी एक प्रस्ताव आएगा, जो कॉमन एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैसे एनडीए वर्क करेगा। एक कमेटी भी गठित होगी जिसमें कुछ एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सदस्यों को रखा जाएगा और सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, जो एनडीए के आने वाले दिनों के भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल, इस एकता को लेकर एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा, इस पर सबकी नजर लगी रहेगी। और ये जो एकजुटता दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है, इस अलग यूनिक अंदाज में, मुझे लगता है वो तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखा देनी चाहिए, जहां एनडीए के अलग अलग दलों के नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। इसमें बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, हम के शिवसेना के शिंदे गुट के खुद एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, एआईएडीएमके के नेता नजर आ रहे हैं। तो एनडीए के घटक दलों के ये नेता जो इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब आशीष का रुख करते हैं। आशीष, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मैं सवाल आपसे ये पूछ रही थी कि नाम इंडिया, काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना और जगह आगे के लिए मुंबई, इसी पर मोहर लग गई है आज। जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था ये देखना कि आखिर इस अलायंस का नाम क्या रखा जाता है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साझा कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा जाता है। बड़ी बात है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया नाम रखा गया है इस अलायंस का। और जैसे ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने कहा कि इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट मोदी। मेरे साथ जैनेंद्र, आपको क्या लगता है कि ये जो नाम चूज़ किया गया है, क्यों किया गया है, और आपको लगता है इससे मोदी को, एनडीए को चुनौती दे सकेंगे ये लोग? देखिए, जाहिर सी बात है, नाम बहुत अट्रैक्टिव है और प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की जो सबसे मजबूती है वो है उनका राष्ट्रवादी पिच पर प्रमुखता से बोलना। अब जब नाम ही इंडिया रख दिया गया है, देश का नाम है वो, उसका फुल फॉर्म भले ही जो भी हो, लेकिन नाम तो इंडिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और एनडीए कैसे इस इंडिया को कैसे घेरते हैं। और निश्चित तौर पर एक पटना में जिस तरीके से एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी 15 दलों में, अब 26 दल साथ आए हैं। नाम इंडिया 15 से दलों की संख्या विपक्ष के बढ़कर 26 पहुंच चुकी है। और ये तस्वीर देख लीजिए राजधानी दिल्ली से, जहां एनडीए की बैठक में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये काले रंग की गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखेंगे आप। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला विपक्षी दलों पर किया था। विपक्षी दलों की आज की जो बेंगलुरु में बैठक थी उसको लेकर बोला था, ये कहते हुए कि कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन जो करने के लिए जुटे हैं बेंगलुरु में, और अब शाम होते होते अपने कुनबे को, एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए और ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, तमाम एनडीए के अन्य जो घटक दल, उनके नेता मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। और अब एनडीए की ये बैठक शुरू होगी जिसमें
जोर इस बात पर रहेगा कि किस तरीके से तीसरी बार केंद्र की सत्ता में दोबारा लौट कर आना। तो एक तरफ विपक्ष महागठबंधन जिसके नाम पर आज मोहर लग गई इंडिया, और दूसरी तरफ एनडीए जो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए राजधानी दिल्ली में एक साथ जुट रहा है। तो सभी नेताओं को आप देख रहे हैं अंदर मीटिंग के लिए जाते हुए, मंथन के लिए जाते हुए। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान जो आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की तरफ से AK वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सुधांशु जी, सवाल आपके लिए सर, ये तो 24 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया पर आई, सामना कैसे करेंगे? सामना करने के लिए देश की जनता है। एक तरफ जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस तरफ कौन है? भ्रष्टाचार के आरोपों से दग्ध, देखे हुए और चुके हुए नेता, उनकी पूरी एक फौज। दूसरी तरफ जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए नरेंद्र मोदी जी। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हम बहुत बच्चे थे मगर अपने मोहल्ले में बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि जब इंदिरा गांधी जी गई थी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने, तो एक नारा कांग्रेस के लोगों ने लगाया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। आज मैं कहना चाहूंगा, ये बंगलूर एक शेर, और आगे मैं जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे विचार से जनता बहुत समझदार है कि ये जो जमावड़ा है वो किस पर्पस से है और उसको किस रूप में लोग देखते हैं, यह भी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और यहां में एक और बात सुधांशु जी, ओपनिंग कमेंट ही आपने इतना भारी भरकम और इतना जोरदार तरीके से प्रहार किया है कि अब अभय दुबे जी के पास जाना बनता है। मेरा सवाल तो पीछे ही रह गया सर अभय जी, वरना मैंने तो ये सोचकर रखा था कि आपसे पूछूंगी शेक्सपियर कहकर चले गए, व्हाट्स इन अ नेम, और आप इंडिया पर आ रहे हैं सर। रोमाना जी, सभी देशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भारतीय राष्ट्रीय तालमेल आज भारत का हुआ है, उसका नाम, उसकी संज्ञा इंडिया दिया गया है। इस इंडिया में क्या क्या शामिल है? जैसे हमारे भारतवर्ष में इंडिया में शामिल है, इसमें भारतीयता है, इंडियन, इसमें नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता है, इसमें D फॉर डेमोक्रेसी है, D फॉर डेवलपमेंट है, इसमें I फॉर इंक्लूसिवनेस है, इसका अर्थ है समावेशी विकास। इसका अर्थ है कि न जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, खान पान के नाम पर, पहनावे के नाम पर जिस प्रकार विभेद किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको समाप्त करने की लड़ाई है। इसमें ए है अलायंस। अलायंस किसका? 140 करोड़ लोगों का, जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं। और लड़ाई किससे है? एनडीए से। एनडीए में कौन है? एनडीए में है नेगेटिविटी, नफरत, नकारात्मकता, निराशा। डी से क्या है? डिवाइसिवनेस, ये बंटवारे की राजनीति, जो धर्म के, जाति के आधार पर देश को बांट देना चाहते हैं। और अलायंस किसका? सत्ता के स्वार्थियों का अलायंस। प्रधानमंत्री जी, सारे भ्रष्टाचारी तो अपने यहां शामिल कर लिया आपने। अभी वो राजभर जी, जो आपको सबसे बड़ा झूठा बताते थे, सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, वो और उनका बेटा आपके साथ है। उनके साथ और कौन आया जिसको आतंकी बताते थे? मुख्तार अब्बास, जिसको अंसारी, जो उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन, उसका बेटा आपके साथ है। अजीत पवार, जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे। हसन मुनशरिफ, जिस पर 2 ईडी की रेड हुई। तो ये सारे भ्रष्टाचारी मैं जवाब दे लेती हूँ सुधांशु जी से, लेकिन वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन सुधांशु जी आपके लिए लेकर आए थे, जरा वो फिल इन द ब्लैंक्स तो भर दीजिए सर। अभी सुधांशु जी को आपने सुना ना, बेंगलुरु एक शेर और डैश डैश डैश, वो फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए सर।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अकेले ही काफी हूं, शेर बता रहे थे। वो शेर की पोल खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आलेख में निकाल खोल दी। उन्होंने कहा कि अब आपके दुखड़े और मुखड़े पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए तो गठबंधन 38 अरे मैंने तो नाम भी नहीं सुने, आप भी चौंक जाएंगी। इनके जो गठबंधन के नाम है, एसकेएम, आईएमकेएमके, आईडीएफ-पीएफटी, बीबीपी, एसबीएसपी, अरे 2000 दलों का ठीक है। मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं, उससे पहले जल्दी से दोबारा से एक बार सुधांशु जी के पास अब चलना बनता है। सुधांशु जी, क्योंकि जो शेर वाली बात आप कह रहे थे, अभय दुबे जी आऊंगी सर, दोबारा आ रही हूं आपके पास। जो शेर वाली बात सुधांशु जी आप कह रहे थे, अभय दुबे जी उसको गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, और एनडीए को लेकर यहां पर उन्होंने नेगेटिविटी, डिविसिवनेस और स्वार्थियों का अलायंस सब कुछ कह दिया। सर आप लोगों को जवाब। मैं एक बात कहूं रोमाना जी, जब एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाएं, तो जब शेर सामने दिखता है तब कौन इकट्ठा होते हैं ये देश को पता है। जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने जन्म से कस्में खाई थी। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, क्योंकि वो मीसा में जेल में बंद थे, कसम खाई थी कि कांग्रेस को उखाड़ेंगे। वो भी जब सब साथ आ गए तो शेर साथ आते हैं, गीदड़ साथ आते हैं, ये मेरे ख्याल से देश को पता है। परंतु मैं यहां पर एक और बात भी कहना चाहूंगा। देखिए, आपने बड़ी मजेदार बात कही अभय दुबे जी ने कि साहब जो सारे के सारे देश हैं, ये सारे लोग क्यों साथ में आ रहे हैं। कारण जानते क्या है? अब देश को बहुत साफ दिख रहा है कि देश किस दिशा में आगे जा रहा है। देश जिस विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान की दिशा में आगे जा रहा है, और रोकने के लिए एक तरफ कौन है? एक लाइन बस और कह दूं, देखिए, लोकतंत्र की दुहाई वो देते हैं जिनकी सारी पार्टियां राजतंत्र में कन्वर्टेड है। ये सारी की सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि सबने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की है। इसमें से एक में भी ऐसा नहीं है जो आज अभी कहेंगे ना, लोकतंत्र में तो सब बैठते हैं, फिर तय होता नेता कौन है, मगर इनकी पार्टी में जन्म से तय होता है। राजतंत्रीय अधिनायक आज मिलकर लोकतंत्र का स्वांग रचा कर आकर खड़े हुए हैं। मगर देश की जनता ने बहुत अच्छी कहानियां पंचतंत्र की सुनी है। उन्होंने भगत और बगुला भगत और रंगे सियार सबकी कहानियां सुनी है। तो मेरे विचार से वो नीर छीर विवेक करने में देश की जनता सक्षम। ठीक है सर, ठीक है। 30 सेकंड अभय जी के लिए 30 सेकंड का टाइमर ले आइए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चल रही हूँ। ठीक है अभय जी, सिर्फ 30 सेकंड। सुधांशु जी ने अपने नेता को शेर निरूपित करके सारे जानवरों का जिक्र किया। यही तो हम कहना चाहते हैं कि हम जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। और क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग प्रजातंत्र को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? आपने कहा कि 9 वर्षों में क्या उपलब्धि, 9 वर्षों में हम भीषणतम बेरोजगारी जो आपने परोस दी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो किसानों की आमदनी 27 रुपए और अपने धन्ना सेठ दोस्त 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाने लगा, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। जो संसाधनों की लूट आपकी सत्ता की सरपरस्ती समय हो गया सर, 30 सेकंड पूरे हो गए। मैं बाकी मेहमानों का बुक करूंगी। शक्ति यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूं सर, और जो बात अभी अभय दुबे जी कह रहे थे ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आती हूं। वाकई में अगर विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, वाकई में अगर मोदी सरकार की नाकामियां इतनी है, तो फिर आप लोगों को एक साथ क्यों आना पड़ रहा है सर? आप लोगों को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? रोमाना जी, देश में लड़ाई जो है ना, मुद्दा बना मोदी है, और देश जो है ना इंडिया है। ये विविधता में एकता वाली देश है। हर धर्म के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, और इस इंडिया जो गठबंधन है इसमें हर तरह के लोग हैं, और हर क्षेत्र से लोग हैं, और हर भाषा के मानने वाले, हर धर्म के मानने वाले। वो तो एनडीए में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अधिनायक बात थोपती है देश पे। नहीं है। यही तो लड़ाई है कि आप इंडिया में रह करके डिवीजन की बात करते हैं। आप जो है विविधता में एकता को नहीं मानते हैं। आप सिर्फ अधिनायक बात थोपना चाहते हैं। अब मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। देश को काम करने वाला चाहिए, मन की बात थोपने वाला देश को नहीं चाहिए, क्योंकि देश जन सरकार से चलेगा, मन की बात से नहीं चलेगा। और देश में जो मूलभूत समस्या जो मुंह बाए खड़ा है, क्या ये सत्य नहीं है जिसकी चर्चा दुबे जी ने की? महंगाई की, बेरोजगारी की, लाचारी की, गिरती हुई अर्थव्यवस्था की, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की हम तो नहीं कहे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने क्या कहा हम तो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी मिमिया रहे हैं, कुछ शब्द बोल नहीं रहे।
हालात क्या है? प्रतिष्ठा घट रही है विदेशों में, देश की प्रतिष्ठा ये बढ़ाने की बात करते हैं, अब प्रतिष्ठा घट रही है। क्या हालात है देश की? इन हालातों से उबरने के लिए ये अलायंस बना है। और जो ये समझ रहे हैं कि हमारा जो अलायंस है, आपका अलायंस कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, 1% के पास देश की 40% संपत्ति चली गई। लड़ाई उसके खिलाफ है, लड़ाई है धन्ना सेठों के खिलाफ है, जो देश को खोखला कर रहा है। अब सारे पूंजीपतियों ने एक बात सुन लेनी चाहिए रोमाना जी, सर, मैं बाकी जब भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो भ्रष्टाचार के संस्थागत भ्रष्टाचार के पितामह अगर कहे जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी कहे जाएंगे कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिन लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उन सब लोगों को माला अपने गले में पहन लेते हैं। शक्ति यादव जी, दिक्कत ये है कि शक्ति यादव जी के कह देने भर से तो नहीं हो जाएगा ना, ये तो सब जनता के विवेक पर निर्भर करता है ना। और जनता 2014-2019 में तो हमने देखा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती नजर आई है। सर, ये एक तस्वीर दिखा देती हूं, दोबारा आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ये उसी भरोसे की तस्वीर है, एनडीए के भीतर की ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। ये फूलों से गूंथी हुई माला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के लिए उनके इर्द गिर्द सजाई गई है। गले में इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि डाली गई है क्योंकि माला इतनी बड़ी है कि वो गले में समा नहीं सकती है। लेकिन देखिए किस तरीके से एनडीए के अलग अलग दलों के नेता, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद बड़े ही सहज अंदाज से जो यहां नजर आ रहा है। और ये वो जगह थी जहां पर तस्वीर ली जानी थी, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हुए, तमाम अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हुए। और अब ये भीतर की तस्वीर है, मंच पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष, एआईएडीएमके के नेता और तमाम अलग अलग जो घटक दल हैं उनके नेता यहां पर मौजूद हैं। 38 पार्टियां हैं जिनके नेताओं की यहां पर शिरकत है और एक साथ 2024 में चुनाव मैदान में ताकत दिखाने के लिए ये पार्टियां उतरने की तैयारी में हैं। हम एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब लेकिन दिया नहीं शक्ति यादव जी ने। मैं आपसे भी वही सवाल दोहरा देती हूं सर, कि वाकई में अगर मुद्दे इतने हैं और इतने संगीन हैं तो फिर देश के आम नागरिक के विवेक पर क्या विपक्ष भरोसा नहीं करता है कि आप लोगों को एक साथ एकजुट होना पड़ रहा है? सर नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। अगर देश में लोग एकजुट हो रहे हैं तो ये देश के विवेक पे भरोसे की निशानी है। देश में लोग जो लोगों को तोड़ रहे हैं, जो पार्टियों को तोड़ रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, संसद में ताला लगा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है लेकिन विदेशी यात्राओं में घूम रहे हैं, एक गिरोह को जमा करके कह रहे हैं कि ये एनडीए है। देखिए लोगों के कंधे झुके हुए हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं है, आधे लोग एक दूसरे को गाली देते रहते थे। ओम प्रकाश राजभर कहते थे योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे, भगवान भी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये डरे हुए, झुके हुए भ्रष्ट लोगों का एक गिरोह है जो सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए सामने आया है, क्योंकि दूसरी तरफ एक साथ अलग अलग राज्यों में जिन जिन दलों के नेताओं ने लंबे समय तक राजनीति की है, जिनके विश्वास पे लोगों ने वोट दिया है, जिनकी सरकारें चल रही हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो और अनेक दल साथ आए हैं ताकि देश में चर्चा तो हो, कम से कम इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि संसद ठप न रहे, महंगाई की चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। आज देश के 16 करोड़ परिवार पहले से ज्यादा गरीब हुए हैं। हाँ। समूची भारतीय जनता पार्टी, खासकर एक आखिरी बात कहूंगा, जल्दी से सर, प्रधानमंत्री, हाँ। 2014 में देश को प्रधानमंत्री चाहिए था, हमें एक रेडियो मिला, वो रेडियो सिर्फ अपने मन की बात सुनाता रहा। अब समय आ गया है उस रेडियो को बंद किया जाए और देश के पास एक सरकार हो। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कुछ गुजराती व्यापारियों के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। उन्हें न मणिपुर से फर्क पड़ता है, न बिहार से फर्क पड़ता है, न देश के अन्य राज्यों में आई हुई बाढ़ से फर्क पड़ता है, न संसद से फर्क पड़ता है, न जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने अत्याचार रिपीट कर रहे हैं अपने आपको। लेकिन सर मैं पूरे सम्मान के साथ आपको इतना जरूर कहूंगी कि मुझे नहीं पता इस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री के लिए कहकर कि साहब वो एक रेडियो की तरह बात रखते हैं, विपक्ष जो है वो कुछ हासिल कर पाएगा या खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा? मैं मतलब मुझे लगता है इसको लेकर भी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपने एनडीए को लेकर जो टिप्पणी की है ना सर, ए.के. वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भी वहां उस बैठक में मौजूद है ना, तो जरा वाजपेयी जी से जानते हैं। वाजपेयी जी, डरे हुए हैं, झुके हुए हैं, सहमे हुए हैं, यही है एनडीए की मीटिंग का लब्बो-लुबा जो यहाँ घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं? एनडीए के पास 353 सीटें हैं लोकसभा में और उसमें से 353 में से 224 सीटें जो एमपी जीत के आए हैं वो 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीत के आए हैं। क्या बातें कर रहे हो?
कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किस लिए डरेंगे भाई? देश की सेवा कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचा दी है। 80 करोड़ को खाना देते हैं, उनके भोजन की चिंता रहती है। ये मतलब कैसे कम्पीट करेंगे? खाली यहाँ टीवी में बैठ के कहने से जनता इनको वोट दे देगी? ये जितना पिटारा बन रहा है इनका, या जितने नेता बन रहे हैं, वो नेताओं को बार बार इस जनता ने देखा हुआ है, या उनके चेहरे बदल गए, या उनमें कोई नई चीज लग गई। नाम बदल लेने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ। यूपीए से हटा के आपने इंडिया या क्या कर लिया, उससे काम बन जाएगा क्या? देश की जनता ने भुगता हुआ है इनको। इनसे पूछिए एजेंडा क्या है, विजन क्या है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। नहीं, इनका जवाब है इनके पास। वो आके कह दोगे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के 20 पितामह। अरे भाई, बिहार में आपका राज 30 साल से है, कहाँ पहुंचा बिहार बताइए ना, जवाब दीजिए। जो नीति आयोग का इंडेक्स है सबसे नीचे नंबर पे है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे पढ़ाई के मामले में, चाहे डेवलपमेंट के मामले में, चाहे किसी मामले, शिक्षा के मामले में। आज भी डिग्री वहाँ 3 साल वाली 7 साल में मिल रही है, 30 साल बाद। जंगल राज पार्ट 2 हो गया, क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, जहरीली शराब से मौतें होती हैं तो कहते हैं मरने दो, ये तो पिएंगे तो मरेंगे। टॉस डाल रहे हो आप। मुख्यमंत्री शक्ति यादव जी अभी बताएंगे किस तरीके से बीजेपी इतने सालों से गठबंधन की सरकार में बिहार में शामिल थी। खैर मैं लगता है एक प्रदीप जी से कमेंट लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। और प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि एक तरफ बेंगलुरु में 2 दिन का विपक्ष का मंथन, जिसमें नाम निकल कर आ गया है इंडिया, इस पर मोहर लग गई है सर। काम सबको पता है क्या करना है, सत्ता से हटाना है बीजेपी को, इसको लेकर किसी में कोई दो राय नहीं है। और अगले मीटिंग के लिए जगह पर भी मोहर लग गई। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो अभी आ रही हैं, एनडीए की जो बैठक शुरू हुई है जिसमें 38 दल, एक तरफ 26, दूसरी तरफ 38। प्रदीप जी, इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो फिर क्या पलड़ा एनडीए का भारी नजर आ रहा है, या फिर आपको कुछ और बिंदु भी ऐसा लगता है जो रखने जरूरी है जनता के सामने, ये दिखाने के लिए किसका पलड़ा कितना भारी? प्रदीप जी। देखिए रोमाना जी, दोनों गठबंधन जो है उनका अंतर समझना हो तो आप देखिए कि एक तरफ एनडीए है जी, जिसकी लोकसभा में 303 सीट, ठीक है, यानी उसने जो गठबंधन बनाया है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकतवर है और लोगों को जोड़ रहा है अपने साथ। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है, हालांकि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ किसका नेतृत्व, वो गठबंधन पोजीशन ऑफ वीकनेस से बना। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके सिर्फ 53 सांसद हैं लोकसभा। ये एक बुनियादी फर्क है दोनों गठबंधनों। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी बैठक हो चुकी, अभी तक इस गठबंधन का कोई कन्वीनर तय नहीं, इसका कोई अध्यक्ष तय नहीं। हालांकि यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, वो बैठक में मौजूद थी, फिर भी किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। अभी गठबंधन के नाम पर, संयोजक अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं है। असली जो किसी भी गठबंधन में समस्या आती है वो सीटों के बंटवारे को लेकर। सही। तो उसके अलावा अभय जी जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की नाम की इंडिया, वैसे संक्षेप में उसका नाम बड़ा अट्रैक्टिव, और ज्यादा प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो विस्तार उन्होंने दिया, मुझे लग रहा था आखिर में वो बोलेंगे कि इसका निचोड़, इसका सारांश ये है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि उसमें सब वही बातें कही गई। तो इसलिए कुल मिलाकर गठबंधन में कौन कौन दल शामिल है, संख्या ज्यादा है कम है, इस सब की बजाय मुद्दा क्या है और उस पर जनता की राय क्या है। सर, सबका साथ सबका विकास आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये नाम देखकर ना, जिस तरीके से डेवलपमेंटल, इंक्लूसिव, मुझे तो वो यूपीए वाला समावेशी विकास वाला मामला यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। सर, विकास की बात भी है और समावेश की बात भी है। ऐसे में अभय दुबे जी से ही सवाल है, सर वो यूपीए का बैगेज इतना ज्यादा था क्या कि यूपीए नाम हटाना मजबूरी बन गया, इंडिया लाना मजबूरी बन गया? क्या मोदी ने इंडिया याद दिला दिया विपक्ष को? अभय जी। रोमानी जी, देखिए, स्वांग रचता है वही जिसके मन में चोर, सच रहता है मुखर और झूठ मचाता शोर। आज मुझे दुख हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जब सदन में गए जी, तो उसके दरवाजे पर लिखी हुई वो इबारत नहीं पढ़ी, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति और प्रजातंत्र का मूल मंत्र है ये। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और आप परिवार के खिलाफ खड़े हो गए प्रधानमंत्री जी। अभी प्रदीप जी ने कहा कि सबका साथ
तो इनका नारा क्या है? इनका हिडन नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ और सेठों का विकास। अच्छा। इसी के खिलाफ तो हम सब सारे लोग एक साथ आकर खड़े हुए हैं। तो ये जो दिखावा कर रहे हैं, आप मैं हतप्रभ हूं, 11 प्रांतों के मुख्यमंत्री हैं हमारे साथ, कल्पना कीजिए आप, और सारे बड़े राजनीतिक दल, वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, आप हो, जिनका समाजवादी पार्टी 16 या 17 व्यापक प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। ये क्या बात हुई? आपके साथ 11 हैं, वो अपने गिना देंगे कि साहब 16-17 मुख्यमंत्री तो हमारे पास भी हैं। मैं बता सर, आबादी के लिहाज से वो बता देंगे कितनी आबादी उनके राज्यों में जो उनके साथ है। अच्छा, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास। जी सर। हाँ, इसमें एक बड़ा अंतर यह कि दक्षिण के दरवाजे से तो ये बाहर ही हो गए। अच्छा। और जो सबसे करारी हार हुई है, AIADMK जो नजर आ रहा है साथ में, एनडीए की एक बैठक नहीं की आप। सर, AIADMK जो साथ में नजर आ रहा है, 2 साल हो गए। मैं वही कह रहा हूं ना, आज इनको ये 19 में कितनी सीट जीते थे रोमाना जी जानते हैं? 302। हाँ। उसका अभिप्राय क्या है? हाँ। आईपीसी का सेक्शन है 302। यही तो किया इन्होंने, प्रजातंत्र की हत्या कर दी 302 सीटों के प्रचंड 303 सर, उसके खिलाफ सारा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और ये जानते हैं सर, 302 जोड़ने के लिए आपने 302 कह दिया सर। सर 303 जीते थे सर। 303 करेक्शन तो कर लीजिए। अब सुन लीजिए सर, सुधांशु जी को सुनिए। आइए सुधांशु जी। 303 थी अभय जी, 302 नहीं था, 303 थी। बाद में बाई इलेक्शन, बाद में एक जीते बाई इलेक्शन में। ठीक है सर, सर आपने अपनी बात रखी, सुधांशु जी को सुनिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभय जी, चर्चा बढ़िया होनी चाहिए ना सर, दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए। दोबारा आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी आइए, प्लीज आइए। देखिए, अभी इन्होंने, अभय दुबे जी ने किन किन पार्टियों का नाम लिया, तो मुझे ध्यान आया उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का भी नाम लिया। हाँ। अरे 2-3 दिन पहले ही तो बंगाल के पंचायत चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, और कांग्रेस के बंगाल के नेताओं ने कहा तृणमूल कांग्रेस ने हत्या करवाई। अगर खून के प्यासे भी एक दूसरे के साथ आ जाएं तो समझिए कितने बेबस और बेचारे हो गए हैं, और कितने लाचार और स्वार्थ के मारे हो गए हैं, ये कोई भी समझ सकता है। अन्यथा कोई अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के साथ जाकर नहीं खड़ा होता है। और खैर कोई बात नहीं। जो इन्होंने बात कही इंडिया, इस पे भी एक बड़ी मजेदार बात कहना चाहता हूं। देखिए कैसे भगवान भी सबको एक ही प्रकार की जगह लेके आते हैं। हमारी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी, और मान्यवर अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी, और इससे पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे। संविधान निर्माताओं को संविधान में लिखना पड़ा इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि इंडिया नाम किसने दिया था? विदेशियों ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया है। सबसे पहले इंडिया नाम का उल्लेख 2300 साल पहले मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में दिया। इसीलिए जब आप स्थापित हुए थे तो आपका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि आज़ादी के समय से पहले के दौर में जब अंग्रेज ने बनाई थी तो इंडियन ही नेशनल कांग्रेस थी, बिल्कुल। और आज भी मानसिकता वही है। 75 साल आज़ादी के बाद मैं कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था, वहां लंदन के द गार्डियन अखबार ने 18 मई 2014 को अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, यह भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा आज़ादी के बाद लंबे समय तक उन लोगों का शासन रहा जिनकी विचार मानसिकता ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से ग्रस्त थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में शासन आया है जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। बस अंतर यही है, भारतीयता की बात और इंडिया की। मतलब वहां विपक्ष ने इतनी सोच समझकर मंथन कर इंडिया नाम लेकर आया, ये सोचकर कि शायद इंडिया को लेकर तो किसी तरीके की टिप्पणी कर ही नहीं पाएंगे एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, और यहाँ सर बैठकर आपने इंडिया जो नाम विपक्ष लेकर आया उसी का पोस्टमार्टम कर डाला। जल्दी से सर, जल्दी से, उसके बाद आ रही हूँ अभय जी आपके पास। आइए सुधांशु जी। अरे रोमाना जी एक लाइन रोमाना जी, इसीलिए एक मिनट बस पूरी बात कर लूं। इसीलिए सुनिए अभय जी, भारतीय संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में इंडिया नाम नहीं, भारत नाम है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। इसीलिए हमारे यहां भारत माता की जय बोला जाता है, इंडिया माता की जय नहीं होता है। माता भारत है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, देश है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा इंडिया दैट इज भारत। बहुत बढ़िया। अब जो बात सुधांशु जी ने कही है, उसके बाद अभय जी, मैंने आज चर्चा में पहला सवाल सुधांशु जी से पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि साहब क्या कीजिएगा, 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया पर आई। अब आपसे सवाल कह रही हूं अभय जी, क्या कीजिएगा, 2024 की लड़ाई भारत वर्सेस इंडिया पर आई। सर
ये तो बीजेपी ने पिच सेट कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया है। रोमाना जी देखिए, बहुत खूबसूरत आपने तस्वीर दिखाई थी। प्रधानमंत्री जी को आपने कहा फूलों का हार पहनाया, वो सारे साथ आने वाले एनडीए के दलों ने 24 की हार का हार आज पहना दिया। ये बड़े संकेत हैं। जानती हैं आप, हम यही लाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को कि ये इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि आजादी के पहले भी ये बरतानिया हुकूमत के साथ थे। ये इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े थे। ये सिर्फ इंडिया का विरोध नहीं करते थे, ये भारत के संविधान का विरोध करते थे। ये कहते थे, इन्होंने ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा था, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आया तो 25 जनवरी का आर्टिकल पढ़िएगा। ये भारत के संविधान के खिलाफ खड़े थे, ये भारत के तिरंगे ध्वज के खिलाफ खड़े थे। आज ये समूचे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं। ये समूचे देश ने देख लिया। और वो इंडिया क्या है जिसकी व्याख्या हमने खूबसूरत व्याख्या की कि वो प्रजातंत्र है, वो विकास है, वो समावेशी विकास है, वो राष्ट्रीयता है, वो भारत है। तो ये उस भारत के हिंदुस्तान ठीक है अभय जी जल्दी से एक छोटा रिएक्शन बाकी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी लेते हैं। पर शक्ति जी, ये तो मानेंगे ना कि इंडिया वर्सेस भारत की अगर बात होगी तो लोगों के मन में भारत जो है उसके लिए एक अलग ही जगह है सर। इंडिया वैसी जगह बना पाएगा? इंडिया बनाम भारत। शक्ति जी। रोमाना जी, सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं सुना तो थोड़ी हंसी भी आ गई। जिन पार्टियों का अतीत और उनके नेता जो अतीत के हैं उन पर मुखबिरी का आरोप ग्वालियर के थानों में आज भी कायम है, वो कह रहे हैं इंडिया की बात, वो बात कर रहे हैं भारत की, जो भारत की मूल भावनाओं के खिलाफ थे, भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। वो भारत की बात कैसे कर सकते हैं? अभी हमारे एक के वाजपेयी जी ने कह दिया बिहार की चर्चा। 16 सालों तक, कितना दिनों तक भारतीय जनता पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी और जिस हेल्थ की बात करें हेल्थ किनके पास था? लेकिन बिहार ने हर घर बिजली दी, हर नली और गली को पक्की किया। इसमें आपका तो योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने जीविका चलाई, उसको आपने आजीविका बनाया दे। तो भारत की सरकार ने बिहार के कार्यक्रमों का अंगीकार किया और बिहार ने मुझे लगता है घनश्याम जी यहाँ पर सवाल यह है कि एक तरफ एनडीए जो सब नेचुरल अलाइज, नेचुरल पार्टनर के तौर पर नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अब विपक्ष का महागठबंधन इंडिया है। और इंडिया में जो फॉल्ट लाइंस हैं सर वो साफ तौर पर नजर आती हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो टीएमसी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस सब साथ में कैसे आ जाएंगे सर? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सर तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी सर कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए? किस तरीके से यहां पर गठबंधन बनेगा? वहां नीचे दक्षिण भारत में चले जाइए सर, केरल में क्या होगा? वहां पर लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस। तो ये फॉल्ट लाइंस की अगर बात की जाए सर तो ये तो इंडिया वाले गठबंधन में ज्यादा नजर आता है। घनश्याम जी देखिए, 3 बातें कहूंगा। ये दुखद है कि देश के संसद के एक वरिष्ठ सदस्य, प्रखर सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी अब इंडिया वर्सेस भारत देख रहे हैं। जो 38 दलों का गिरोह एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामने आया है, उसमें 4 दल ऐसे हैं जिनके नाम में इंडिया है। क्या नाम बदल देंगे? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम इतना इंडिया से नफरत करने लगे हैं या डर गए हैं तो हम इंडिया जो इंडियन नेशनल आर्मी है नाम बदल देंगे। इन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की पार्टी है। जिस पार्टी ने हमारे शहीद सैनिकों को हेलीकॉप्टर नहीं दिए, नाम आजाद हिंद फौज था। एक मिनट आ रही है सुधांशु जी, बस घनश्याम जी अपनी बात रख दे, आपके पास ही आ रही जल्दी से घनश्याम जी। जी सर। जो छुट्टियां नेताओं को जो पार्टी हेलीकॉप्टर देती है चुनाव प्रचार के लिए, वो हमारे सैनिकों को उसने जहाज नहीं दिए, सैनिक शहीद हो गए। कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा? विकास की जिस देश में 16 करोड़ परिवार गरीबी के नीचे जा रहे हैं, मात्र 20,000 रुपए प्रति माह कमाते हो, जहां पे टमाटर 150 रुपए का हो, सिलेंडर 1100 रुपए का हो, पेट्रोल 100 से ऊपर हो, कौन सा विकास दे दिया इन्होंने? तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो बैंड है, ये बैंड फट चुका है। लोगों को इनकी बातों पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं लेकिन न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं, न संसद में कुछ कह पाते हैं। इसीलिए ये सिर्फ सुधांशु जी प्लीज जल्दी से आइए सर, क्योंकि एक तरफ जैसे ही इंडिया नाम सामने आया है विपक्षी इस गठबंधन का, तो वहां तो दूसरी तरफ हैशटैग चक दे इंडिया जोरदार तरीके से चल रहा है सर। फंसा दिया बीजेपी को। कैसे सर इंडिया पर निशाना साधेंगे? ये तो कैश 22 वाली सिचुएशन में फंस गई बीजेपी सर। वैसे तो देखिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। फिर भी शक्ति यादव जी ने कहा कि उनको मेरे पे हंसी आ रही थी, तो मुझे तो बेंगलोर वालों को देख के रोना आ रहा है।
वो क्यों? रोना जानते हैं क्यों है? हाँ। कोई नेता तय नहीं है, कोई संयोजक तय नहीं है, सब एक साथ है। बताएं क्यों? हाँ। क्योंकि ये कोई राष्ट्र के लिए नहीं आया है, सब अपना अपना परिवार और भ्रष्टाचार बचाने के लिए आए। रोमाना जी, पुराना गाना याद है ना, कौन रोता है किसी और की बात पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो सब अपने अपने दुख से रोते हुए आकर साथ में हैं कि अपने अपने को बचाना है। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी, कुर्बानी और तो एक कांग्रेस लाइन- दे रही है, एक कांग्रेस लाइन कह और रही है कह साहब दूं, हमें कोई घनश्याम पीएम का पद तिवारी नहीं जी। चाहिए, और ऐसी कुर्बानी नीतीश देखिए, कुमार भी घनश्याम देते हुए जी, सुनाई पड़ रहे थे जी। पढ़े नहीं, ऐसा है रोमाना जी, सवाल ये है कि कुर्बानी का कांग्रेस त्योहार को तो वैसे चला गया है। प्रधानमंत्री- कुर्बानी ठीक है प्रदीप जी, आप आ जाइए, उसके बाद मैं आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। प्रदीप जी, जब छोड़कर जाने भाई, कांग्रेस को प्रधानमंत्री का पद दे कौन रहा है? हाँ। मना तो आप तब करते हैं जब ऑफर किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इन पार्टियों ने, जो पार्टियां इकट्ठा की हुई थी, उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा? नेता का नाम छोड़ दीजिए, कौन बनेगा? ठीक है सर। क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया? ये अभी बड़ा, तक तो ऐसा ये बड़ा हुआ नहीं। दिलचस्प अभी एंगल तो है सर, बिल्कुल। संयोजक ये अध्यक्ष भी जबरदस्ती नहीं- अभय जी, कांग्रेस जो है वो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने वाला जो खेल होता है ना, कुछ मिला है नहीं, ऐसी खुद ही कुर्बानी दिए जा रहे हैं सर। अभय जी जल्दी से सर। ऐसे ही 2004 में भी प्रदीप जी पूछा करते थे, मिल गया ना देश को प्रधानमंत्री, 10 साल मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री जी ने समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाए गए। तो यहाँ हम स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं हुए, यहाँ पर हम जो सत्ता के स्वार्थी लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नेतृत्व करेंगे इस देश के 12 करोड़ नौजवान जिनके रोजगार छीन लिए, 84 करोड़ लोग जिनकी प्रधानमंत्री जी ने आमदनी छीन ली, वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी, वो देश का प्रतिनिधित्व। स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थियों को सत्ता से हटाने के लिए कौन आएगा सामने? इंडिया। सुधांशु जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सुधांशु जी। देखिए, अभय दुबे जी ने कहा 2004 में भी जनता को प्रधानमंत्री मिला था। मान्यवर, वो जनता को जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मिला था वो कितना फैटल था, यह देश की जनता को बाद में समझ आया। पूरे देश में होने वाले धमाकों से लेके, देश के सामने जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुकने से लेके लगातार 10.5 से 12.5%। और क्या भाई, 26/11 के हमले के बाद शर्मा चेक में आपने डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करिएगा के बाद। छोड़िए वो विषय। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? हंदवाड़ा में, उरी में, पठानकोट में। सुधांशु जी अपनी बात रख दे, मैं आऊंगी अभय जी। सुधांशु जी जल्दी से सर। मैं बता रहा हूं क्या शर्म किया। सुनिए, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। औकात है तो करिए जाके मुकदमा बैरक ओबामा पे। ये मैंने जवाब दे दिया उन लोगों का जहां के अभी बहुत गुण गा रहे थे आप कि ओबामा ने यह कहा। अरे कहां से ज्यादा लिखा महत्वपूर्ण होता है, मैंने लिखा हुआ बोल दिया और लिखे में भी छपा हुआ बोल दिया। इसलिए, और जब मोदी जी आए तो क्या हालत हुई कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां का सांसद कहता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर, और आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। चलिए सर, समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 26 बनाम 38 की ये लड़ाई, और 24 के लिए अब यही बिसात है बिछाई।